आदिल निजामी साहब, आप किस निगाह से देखते हैं, जैसे कि बतूर राजपूत साहिबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक उनका मौक़िफ़ है, क्या वो एक बेसिक रीज़न सामने आ रही है जिसकी वजह से उनको पीछे धकेला गया, या नून लीग का जीबी के मुकाबले में एजेके के अंदर उनकी वर्किंग बेहतर थी, बसों के अनाउंसमेंट हो या जो उनका तरक्की का उनका एजेंडा है, किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि ये डिफरेंस वाज़े था? पहले मरले में भी, दूसरे मरले के अंदर तो मामला वैसे ही बिल्कुल वाज़े हो गया। क्या बुनियादी फर्क था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुई और नून लीग जश्न मनाने की तैयारी कर रही है? थैंक यू सो मच भट्ट साहब। हमने जीबी इलेक्शन से पहले जिस तरह बिलावल भुट्टो ने वहां जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतनी एक्टिव वहां नजर नहीं आई थी, तो वहीं से रीड कर लिया था कि ये जीबी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने जा रहा है। अब जनाब कश्मीर जो इलेक्शन था उसमें मियाँ साहब कई उन्होंने जलसे किए। मरियम नवाज जो सीएम पंजाब है वो वहां पर जाकर कारकुनान को मोबिलाइज करती रही हैं, पंजाब की परफॉर्मेंस की बात करती रही हैं, बसेस और दीगर जो अनाउंसमेंट है, मुजफ्फराबाद तक की शाहराह जो तमीर करना, इस नोयत के दावे किए जाते रहे हैं। मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, इस नोयत की वहां पर वादे किए जाते रहे हैं। तो उसे बजाहिर ये लग रहा था, और यही शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फील कर रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन भी बेहतर है या फिर उनको गवर्नमेंट मिलने जा रही है। तो वही फ्रस्ट्रेशन हम इंतखाबी मुहिम के दौरान भी हमने देखा कि बिलावल जो है खासे अग्रेसिव नजर आए, जीबी से ज्यादा वो कश्मीर में अग्रेसिव थे। अब पहला फेज उसके ऊपर 4 हल्कों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज था। अब ये दूसरा फेज, आज जैसी जो पोलिंग का आगाज होता है, एक सीट जो है वहां पर कुछ वजूहात की बिना पर पोलिंग नहीं हो पाई, और जो आपका LA 27 2028 का जो हल्का है वहाँ 52 पोलिंग जो स्टेशन है वहां पर भी पोलिंग मनसूख कर दी गई। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारा तो स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पे, तो इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मौका मिला वो इस पूरे इलेक्शन के ऊपर प्ले करे। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी कह लें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बड़ी मुतासिर हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद से ट्रुथ कमीशन की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे जैक है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चले जो मामला तो उसके ग्रजेस तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रजेस है उसने इलेक्शन का बायकआउट कर रखा है। आगे चलकर आपने अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो मसाइल आपने हल करने जो बड़े मुश्किल हैं, मेरे ख्याल से तो इलेक्शन से पहले उनको एड्रेस किया जाना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी कि मरकज की 2 बड़ी सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन में वहां जाकर हिस्सा लिया, एक दूसरे के खिलाफ कंपेन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी नहीं, वो भी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठा रही हैं। तो जो नई गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म होगी वो किस तरह से उन मुश्किलात डेफिनेटली उसके लिए तो बड़ा चैलेंज होगा, बिल्कुल बड़ा चैलेंज होगा नई गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो भुट्टो ने अपनी अप्रोच अभी जाहिर की है और जिस तरह पीपल्स पार्टी सोच रही है, और वो वाज़े तौर पे कहा भी था कि अगर धांधली की उनकी शिकायत का ज़ाला नहीं होता तो नून लीग समझ ले कि उनकी उल्टी गिनती शुरू। तो आदिल, आपको क्या लगता है कि वाकई पीपल्स पार्टी अब उस मूव का हिस्सा बनेगी जिसके नून लीग की गवर्नमेंट की मरकज के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो? उसके लिए फिर जरूरी है कि अपने आईनी ओहदे छोड़ें या नून लीग के खिलाफ वो एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एहतजाजी तहरीक को चलाएं? आपको लगता है कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आता है, या ये खामोशी से बैठ जाएगी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद? बट साहब, जब इलेक्शन फेज में आप अगर चंद हफ्ते पहले अगर लीडरशिप को देखें तो राना सनाउल्लाह साहब डिफरेंट टॉक शोज में थे और जनाब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा डिफेंड करते हुए नजर आते थे और कहते थे इंतखाबी मुहिम में तो सारी चीजें हो जाती हैं। कमरुद्दीन कायरा साहब हमारे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम्स में आते थे, वो भी यही बात कर रहे होते थे कि हम बंदूकें निकाल लें, सियासतदान है, सियासी बातें तो करेंगे, कारकुनान को वोटर सपोर्टर को माइल को करने के लिए ऐसी बातें होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे फेज में आज जिस नोयत की बातें हो रही हैं और भी तीसरा फेज बाकी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसे तीसरे फेज के अंदर जाके इलेक्शन का पार्ट बनना है कि नहीं बनना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे फेज का बायकआउट कर देती है फिर तो जैक भी इलेक्शन के खिलाफ, वो एक अलग से गैर जमहूरी कुव्वत वहां पर जो मौजूद है पूरे मामले को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं होती तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और वो पूरा मामला कहां चला जाएगा? बाकी मरकज में तो मसाइल ऑलरेडी बहुत है, चैलेंजेस आपके सामने हैं। बिल्कुल 18वीं तरमीम हो, NFC हो, वो उस मामले पे उस मामले में वापस आता हूं। एक पॉइंट आपसे जरूर लेना चाहूंगा। इक्तदार डेफिनेटली कांटों की सेज है, नून लीग अब लग गवर्नमेंट बनाने की तैयारी में है, गैर जमहूरी जमात जैक वो मौजूद है, पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट लाइन अडॉप्ट करने की तैयारी में है। नून लीग के लिए इस गवर्नमेंट बनाने के बाद कश्मीर के अंदर ये जो जैक वाला मामला है ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, उसको कैसे हल कर पाएंगे? बातचीत होगी, कोई और रास्ता करेंगे, फाइनल ऑपरेशन होगा? कैसे मामला नून लीग की अप्रोच के मुताबिक आपको हल होता दिखाई देता है?
دیکھیں اس پورے معاملے میں نون لیگ کی وفاقی حکومت کی جو اپروچ رہی ہے انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ ڈائیلاگ کیا جائے، ان کے 38 میں سے 35 جو مطالبات ہیں وہ بھی مان لیے گئے، اور بہت ساری چیزیں آگے کہا گیا کہ الیکشن میں آ جائیں، چیزیں ہو جائیں گی، آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں، لیکن وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پائیں۔ پھر جس طرح سے بھٹ صاحب الیکشن ہوا ہے نا، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بہت ساری بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں پہلے فیز کے اندر ایک ہوا چلے گی جو چلی، ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر آگے ہے، تو دوسرا جو فیز تھا جس میں مہاجر نشستیں تھیں یا جو آپ کا مظفر آباد ڈویژن کی جو انتخابات تھے اس میں وہ ویو ہمیں نظر آئی، بالکل ٹھیک۔ تیسرا جو مرحلہ ہے اس میں آگے جا کے کیا ہوگا، تو اب جو کہہ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر وہاں پہ گورنمنٹ فارم کر بھی لیتی ہے وہ اتنی مضبوط حکومت نہیں ہوگی کہ جیک جیسے مسئلے کو وہ ایڈریس کر سکے، ان کو جناب نارملائز کر سکے۔ بالکل ٹھیک۔